जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे एथिक्स का सीरीज का 8वां वीडियो है और आज का टॉपिक है नैतिकता का आयाम भाग 5, जिसके अंतर्गत हम लोग व्यवहारिक नीति शास्त्र यानी कि अप्लाइड एथिक्स का अध्ययन करेंगे। शाखाओं के आधार पर हम लोगों ने एथिक्स को 3 पार्ट में बांट कर देखा था, जिसमें सबसे पहला पार्ट था नॉर्मेटिव एथिक्स, जिसके अंतर्गत तो हमने उसे भी 3 पार्ट में बांट कर देखा था, जिसमें सबसे पहला था डेंटोलॉजिकल एथिक्स, सेकंड पार्ट टेलियोलॉजिकल एथिक्स और तीसरा पार्ट था वर्च्यू एथिक्स। उसके बाद शाखाओं के आधार पर दूसरा पार्ट था अपना मेटा एथिक्स और तीसरा पार्ट है आज अपना है अप्लाइड एथिक्स, जिसे हम लोग व्यवहारिक नीति शास्त्र कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि व्यवहारिक नीति शास्त्र होता क्या है। कोई भी चीज़ हो उसका सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष होता है, यानी कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है। अगर किसी भी सिद्धांत को अगर हम लोग व्यवहार में नहीं ढालते हैं तो वैचारिक दृष्टि से उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, उतनी महत्वपूर्ण साबित नहीं होती है। वहीं बात करें, इसलिए कह रहे हैं कि व्यवहारिक नीति शास्त्र जो होता है, अगर व्यवहारिक नीति शास्त्र प्रैक्टिकली रूप से देखें तो ये ज़्यादा एक्सक्लूसिव है, यानी कि विशेष है तुलनात्मक रूप से नॉर्मेटिव एथिक्स से। नॉर्मेटिव एथिक्स से अगर तुलना करें अप्लाइड एथिक्स का, तो यह नॉर्मेटिव एथिक्स जनरल मानक तैयार करता है, यानी कि ये कहता है कि सेवा करनी चाहिए। लेकिन अगर अप्लाइड एथिक्स की बात करें तो ये कहता है कि सेवा कैसे करेंगे, यानी कि ये ज़्यादा व्यवहारिक है कंपेयर टू नॉर्मेटिव एथिक्स का। ये जो अप्लाइड एथिक्स होता है, ये अलग अलग क्षेत्रों में मानक को कैसे अप्लाई करेंगे इसको भी बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि ये नॉर्मेटिव एथिक्स कहता है या नियात्मक नीति शास्त्र कहता है कि हमें सेवा करनी चाहिए। लेकिन अगर वहीं अप्लाइड एथिक्स की बात करें तो ये कहता है कि सेवा कैसे करनी चाहिए, सेवा कैसे करेंगे, ऐसे बताता है। जैसे कोई राजनेता है तो उसको क्या करना चाहिए कि कल्याणकारी, जनता के पक्ष में कल्याणकारी नीति बनाकर जनता का भलाई करना है। व्यापारी को ईमानदार रहकर सामान को बेचना है, डॉक्टर को सही इलाज करके सही कीमत वसूलना है और किसान को पर्यावरण को नुकसान किए बिना अनाज का उत्पादन करना है। तो ये देखिए ज़्यादा व्यवहारिक है कंपेयर टू नॉर्मेटिव एथिक्स का, ठीक है ना। तो नॉर्मेटिव एथिक्स जनरल टर्म में मानक मापदंड तैयार करता है, वहीं अप्लाइड एथिक्स विशेष रूप से मानक तैयार करता है, ठीक है ना। तो वहीं देखेंगे यह एक प्रकार से कोड ऑफ कंडक्ट भी तैयार करता है, यानी कि आचार संहिता तैयार करता है, जिससे जवाबदेही तय हो। जैसे यहाँ पर राजनेता की जवाबदेही तय हो रही है, व्यापारियों की जवाबदेही तय हो रही है, किसान की, डॉक्टर की जवाबदेही तय हो रही है। यानी कि ये अपने अपने क्षेत्र में जवाबदेही तय करने को सूचित करता है, ठीक है ना। क्योंकि यह व्यवहारिक रूप से मार्गदर्शन भी करता है कि कैसे करें, अप्लाई कैसे करें, ये बताता है। जैसे कि पर्यावरण के प्रति हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए, उद्योगपति का क्या दायित्व होना चाहिए, ये बताने का तैयार करता है। इसलिए आज जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो भी कोड ऑफ कंडक्ट आए हुए हैं, उसका सबसे बड़ा योगदान अप्लाइड एथिक्स होता है कि वहाँ पर कैसे नॉर्म्स तैयार किए गए हैं। तो अप्लाइड एथिक्स के आधार पर वहाँ पर नॉर्म्स तैयार किए गए हैं, अलग अलग क्षेत्रों के कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किए गए हैं। ये अप्लाइड एथिक्स का ही देन है। जीवन के अलग अलग क्षेत्र में नीति संबंधी मानक स्थापित करना ही क्या होता है, व्यवहारिक नीति शास्त्र। हमने कहा था कि एथिक्स की, नीति शास्त्र की बहुत क्षेत्र पैमाना व्यापक है। इस वजह से क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में नीति संबंधी मानक तैयार करने के लिए व्यवहारिक नीति शास्त्र का उपयोग किया जाता है। यही व्यवहारिक नीति शास्त्र भी होता है। तो आइए देखते हैं कि कुछ विशेष जीवन के क्षेत्र होते हैं, वहाँ के नीति शास्त्र क्या होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं, इथिकल वैल्यूज़ क्या होते हैं। सभी का नहीं, मैंने कुछ क्षेत्रों जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से उसको देखने का प्रयास करेंगे। सामाजिक जीवन में नीति शास्त्र की बात करें तो समाज का ऐसा नीति शास्त्र, ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट जो समाज का हित या कल्याण साबित करता हो, जिससे समाज के हित और कल्याण सधे, वो नीति शास्त्र अप्लाई होना चाहिए। समाज में पहले से स्थापित मूल्य मजबूत बनने, यानी कि ऐसे नीति शास्त्र जो सामाजिक मूल्यों को मजबूत बनाए, वो सामाजिक या सोशल लाइफ को मजबूत बनाने वाले नीति शास्त्र होने चाहिए। जो गलत है समाज में परिवर्तन की भूमिका निभाए, यानी कि जो चीज़ें गलत है उसको हटाकर समाज में परिवर्तन लाए। समाज में एकता आए, बिखराव न आए, यानी कि समाज के हित सधे, जिस नैतिक मूल्यों से समाज के हित सधे, जिससे समाज में एकता आए, बिखराव न आए, उस नीति शास्त्र को समाज में अप्लाई करना चाहिए। सामाजिक जीवन के आधार पर नैतिक मूल्यों को देखें तो लोगों को परस्पर विश्वास होना चाहिए, यानी कि म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे से। इससे क्या होगा, समाज में शांति आएगी, एकता आएगा, सद्भावना आएगा।
कल्याण की भावना हो, सेंस ऑफ वेलबींग यानी कि लोग समूह और हर व्यक्ति का हित सदे, ऐसा मतलब कि कल्याण की भावना हो। सहभागिता हो, पार्टिसिपेशन हो यानी कि समाज के काम में एक दूसरे को सहयोगी बने। अस्तित्व की भावना हो, को एग्जिस्टेंस हो यानी कि हमारे और दूसरे के हितों का ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि कोई काम कर रहे हैं और अपना हित सदे दूसरों को नुकसान पहुँचे, तो ऐसे नैतिक मूल्य नहीं चाहिए। यानी कि सद्भावना भी होनी चाहिए, ठीक है ना। नैतिक मूल्यों में सद्भावना होनी चाहिए, गुडविल होनी चाहिए, जिससे समाज प्रोग्रेस कर सके। तो ये रहा अपना सामाजिक जीवन में नीति शास्त्र। राजनीतिक जीवन में मूल्यों की बात करें तो देखें तो मोरल वैल्यूज इन पॉलिटिकल लाइफ्स, जो राजनीति में है या नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे वो विधानसभा के सदस्य हो या संसद के सदस्य हो या मंत्रिमंडल का सदस्य हो, या उसके लिए सिद्धांत के बिना राजनीति करना पाप है। ये गांधी जी के पापों में एक था। गांधी जी ने जो पाप डिसाइड किए थे 5 महाव्रत, उसमें से एक पाप ये भी था कि सिद्धांत के बिना राजनीति करना वो पाप है। तो ये यहाँ पर नैतिक मूल्यों के अंतर्गत हम लोग ले सकते हैं सिद्धांत के बिना राजनीति, यानी राजनीति में सिद्धांत होना चाहिए, राजनीति में सेवा भाव होना चाहिए, अपने लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाएं, अपने लोगों के लिए उपलब्ध रहें, ऐसी भावना होनी चाहिए राजनेताओं में। त्याग की भावना हो यानी कि पर्सनल लाभ की इच्छा नहीं हो। इसके अलावा राजनेताओं में भारतीय संविधान को फॉलो करने का गुण भी होना चाहिए। भारत का संविधान में उल्लेखित उद्देशिका में जो संवैधानिक मूल्य है हमारे राजनेताओं कार्यकर्ताओं में होना चाहिए। जैसे कि वो हमारे राजनेता पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, यानी राजनीति में पंथ निरपेक्षता होना चाहिए, समाजवाद होना चाहिए, आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक न्याय होना चाहिए। इसके अलावा समानता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करने वाले मूल्य होने चाहिए। तो ये रहा अपना राजनीति जीवन में नैतिक मूल्य। इसके अलावा हम देखते हैं कि चिकित्सा में नीति शास्त्र क्या होता है, मेडिकल एथिक्स को देखते हैं। यानी कि चिकित्सक के व्यवहार में सेवा भाव की भावना होनी चाहिए, जिससे मरीज आसानी से उनसे इंटरेक्ट कर सके। हर समय सेवा को तैयार होना चाहिए, यानी कि जो डॉक्टर होते हैं हर समय सेवा को तैयार होने चाहिए। ये नहीं कि आजकल जो डॉक्टर हैं एक समय पे आते हैं और समय पे चले जाते हैं, फी वसूलते हैं और निकल जाते हैं। जैसे एक मंत्र है, कहानी है प्रेमचंद का, उसमें डॉक्टरों को व्यंग करते हुए कहा गया कि एक व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया तो वो डॉक्टर के पास भागा गया। तो वो डॉक्टर उस समय टेनिस खेलने जा रहा था, तो डॉक्टर ने कहा कि मैं टेनिस खेलने जा रहा हूँ, अभी इलाज नहीं कर पाऊँगा। तो उस व्यक्ति ने व्यंग करते हुए कहा कि मुझे तो मालूम है कि आपके ऑफिस का टाइम क्या था, लेकिन कुत्ते को नहीं मालूम था कि आपका ऑफिस इस समय बंद रहेगा, इसलिए उस कुत्ते को काटने से पहले उसे नहीं मालूम था कि आपका ऑफिस इस समय बंद हो जाएगा और आप टेनिस खेलने जाएंगे। तो ये व्यंग करते हुए प्रेमचंद जी ने मंत्र कहानी में उल्लेख किया है। तो यानी कि हर समय सेवा को तैयार होना चाहिए डॉक्टर को। सही कीमत वसूले, यानी कि हर चीज़ का एक दायरा निश्चित होना चाहिए, दवाइयों का एक निश्चित दाम होने चाहिए, जो ऑपरेशन है हर चीज़ का एक सही कीमत वसूले, ठीक है ना। उसके बाद सही जानकारी प्रदान करें, नहीं तो ये क्या होगा कि सही कीमत वसूले नहीं करेंगे तो देखते होंगे कि एक कोई मर चुका है, उसको आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है और 4 दिन बाद निकाला जाता है कि आपका मरीज़ मर चुका है। वो तो पहले ही मर चुका था, लेकिन 4 दिन आईसीयू का बिल बनाते रहते हैं। सही जानकारी प्रदान करें, यानी कि आपको क्या एग्जैक्ट बीमारी है उसको जानकारी प्रदान करें, नहीं तो क्या होगा कि वो गंदे तरीके से इलाज कराएंगे और अपना पैसा बनाते रहेंगे। सेवा भाव से कार्य करें, ठीक है। सभी चिकित्सीय उपकरण हो, जहाँ जितनी भी ज़रूरत हो मरीजों की, डॉक्टर को जितने भी चिकित्सीय उपकरण की ज़रूरत हो वो उपलब्ध हो और एकदम एक्यूरेट होने चाहिए, सही होने चाहिए, और साफ़ सफाई होनी चाहिए अस्पतालों में, चिकित्सीय स्थानों पर, ठीक है ना। तो ये रहा चिकित्सा में नीति शास्त्र। आर्थिक क्षेत्र या व्यापार के क्षेत्रों में नैतिकता का पालन होना चाहिए, तभी आप बड़े से व्यापारी बन पाएंगे। उद्योग के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा नैतिकता का पालन होना चाहिए, जिससे बड़े उद्योगपति बन पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं रतन टाटा जी को गुणवत्ता और मूल्य के लिए जाना जाता है। उनकी वस्तुएं गुणवत्ता युक्त होती है और एक साधारण मूल्य पर होता है जो उपभोक्ता खरीद सके, उचित मूल्य पर होता है जिसे उपभोक्ता खरीद सके, और ग्राहक भी निश्चित रहता है। खरीदने वाला ग्राहक में जो भी रहता है वो सुनिश्चित रहता है कि जो वस्तु हमने खरीदा है उचित मूल्य पर खरीदा है और गुणवत्ता युक्त खरीदा है, तो टाटा का नाम ही विश्वास हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि इन्होंने नैतिकता का पालन करके ये दर्जा हासिल किया है, गुणवत्ता युक्त वस्तुओं को देने वाला
और उचित मूल्य पर बेचने वाला। इससे क्या होगा कि इनके व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि होता है। इसलिए आर्थिक क्षेत्रों में भी नैतिकता का पालन होना चाहिए। तो इसके लिए मूल्य कौन कौन से होंगे, कार्यकलाप कैसे होंगे, आपस में संबंध कैसे होंगे, निर्णय कैसे लिए जाएंगे और ग्राहकों के साथ कैसे संबंध बनाए जाएंगे, एक कंपनी में ऐसा होना चाहिए। यानी कि कर्मचारी और अधिकारी इन सब चीज़ों का पालन करें, जिससे कि क्या होगा कि देखेंगे कि आज हर कंपनियों में, छोटी हो चाहे बड़ी हो, वहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स डिसाइड कर दिए गए हैं कि कंपनी का ये रूल और रेगुलेशन होगा। इसी वजह से, ठीक है ना, और नैतिक मूल्यों के कारण ही, अप्लाइड एथिक्स के कारण ही ये सारे कोड ऑफ एथिक्स डेवलप होते जा रहे हैं सभी तरह के कंपनियों में। इसके बाद देखें कि नैतिक माध्यम से व्यापार हो। जैसे कि अकाल के समय में लोग क्या करते हैं कि दुगने चौगुने पाँचवें दाम पर चीज़ों को बेचने शुरू कर देते हैं। मान लिया कहीं बाढ़ आ गया और अनाज की कमी होगी, किसी ने वो जमाखोरी करके रखा होगा और वो सामान ऊँचे दामों पर बेचने लगा। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सही तरीके से लाभ कमाए, यानी कि चीज़ों में मिलावट ना करे, सही तरीके से लाभ कमाए। व्यापार में पारदर्शिता होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पर आपको साधारण कीमत पर चावल, दाल चावल और वो गेहूं मिल जाते हैं। तो वो क्या होगा कि अब आपको पीडीएस सिस्टम का मालिक दुकानदार बना दिया गया और आप लोगों को सही रेट पे दाम नहीं दे रहे हैं। स्टॉक में चीज़ें हैं, अनाज हैं, लेकिन आप उसको दे नहीं रहे हैं, तो ये अनैतिक होगा। इसीलिए व्यापार में पारदर्शिता होना चाहिए, कर का भुगतान होना चाहिए सही समय पे, टैक्स की चोरी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सही लेखांकन, अकाउंटिंग सही होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि अच्छे तरीके से उसका ब्यौरा लोगों के सामने प्रस्तुत होगा, सरकार को समय पर टैक्स मिलेगा, कर्मचारियों का कल्याण हो, ऐसा नियम बनाना चाहिए। ये नहीं कि कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, ज़्यादा काम कराया जा रहा है और कम पैसा दिया जा रहा है। महिलाओं का यौन उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। अगर महिलाएँ प्रेग्नेंट है, उन्हें मातृत्व लाभ देना चाहिए, सब वेतनिक, यानी वेतन के साथ उनको छुट्टी देना चाहिए, ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए। शारीरिक रूप से जो अपंग लोग हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, हैंडीकैप लोग हैं, उनको लिए कंपनी में कुछ स्थान आरक्षित होना चाहिए। उसके बाद वस्तुओं में शुद्धता होनी चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। ये रहा आर्थिक क्षेत्र में नैतिकता। उसके बाद हम देखते हैं कि पर्यावरण में नीति शास्त्र कैसा होना चाहिए। पर्यावरण प्लस मनुष्य, आज वर्तमान में पर्यावरण को लेकर बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की जा रही है, जो भारत और विश्व के लिए यह समस्या बनती जा रही है। पर्यावरण समस्या नहीं बनती जा रही है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या बनती जा रही है। इसीलिए हम लोग पर्यावरण में नीति शास्त्र को अप्लाई करना जरूरी है, ताकि पर्यावरण का बचाव हो सके। पर्यावरण पर मनुष्यों के संबंध की बात करता है। यहाँ पर हम लोग धारणीय विकास की अवधारणा को अपनाएंगे, जिससे क्या होगा कि आने वाली पीढ़ी को रिसोर्सेज का उपयोग करने को मिल सके। यानी कि हम लोग पर्यावरण के कीमत पर अपने विकास को नहीं अप्लाई करेंगे, तो पर्यावरण के कीमत पर विकास को नहीं हम लोग अपनाएंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर पर्यावरण के कीमत पर विकास को अपनाएंगे तो विकास तो हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में हमारा विनाश भी होगा। इसलिए धारणीय विकास की बात की जा रही है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वाले अध्याय में पढ़ा था कि मनुष्य का जो जितना सुख सधे वो नैतिक है, जितना स्वार्थ सधे वो नैतिक है। ये दोनों भावनाएं पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाए, इसलिए इससे बचने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति पर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का दायित्व होना चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए। जैसे हमारे वेदों में कहा गया कि वृक्ष लगाना पुत्र के समान होता है, ये एक धार्मिक कार्य है। उसी प्रकार मनुस्मृति में कहा गया है कि तालाब गंदा करना अनैतिक है, सड़क गंदा करना अनैतिक है। यहाँ तक कि हमारे पास पुरुष सूक्त है, जहाँ पर 100 से अधिक श्लोक दिए गए हैं, जिसमें पृथ्वी की प्रार्थना की गई है कि जल शांति, वायु शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति। तो देखिए यहाँ अंतरिक्ष की ही बात की जा रही है, जो पर्यावरण से संबंधित है। तो जो हमारी दार्शनिक परंपरा है, उसमें पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। हमारी जो पर्यावरण संरक्षण की जो परंपरा है बहुत ज़्यादा समृद्ध है, जो कि हमारे वेदों, मनुस्मृति या अन्य ग्रंथों में दिखाई देता है, ठीक है। पर्यावरण के संसाधनों का उचित उपयोग होना चाहिए, पानी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, हवा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, हवा में प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, अन्य भी चीज़ें हैं, यानी कि संसाधनों का सही इस्तेमाल भी करना चाहिए। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, जिससे कि पर्यावरण की रक्षा हो सके। तो
तो ये रहा अपना पर्यावरण में नीति शास्त्र। अब देखते हैं खेल का नीति शास्त्र कैसा होना चाहिए। खेल के नीति शास्त्र के अंदर हम देखेंगे कि अपने साथी जो भी खिलाड़ी हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, खेल के दौरान गलत दवाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोच और निर्णायक का चुनाव बेहतर ढंग से हो ताकि जो गेम हो साफ़ सुथरा हो सके। खिलाड़ियों के लिए एक नीति शास्त्र होना चाहिए, यानी कि स्पोर्ट्समैनशिप होने चाहिए, एक दुश्मन की तरह एक दूसरे से न खेलें, कोच और रेफरी का सही निर्णय लिया जाए और खिलाड़ी सही भावना से कार्य करें। इसके अलावा हमने पहले ही अध्याय में पढ़ा था कि जो नैतिकता के क्षेत्र व्यापक होते हैं, हम लोग अन्य अन्य क्षेत्रों में भी नैतिकता को अप्लाई कर सकते हैं। ये मुख्य क्षेत्र थे इसलिए मैंने पढ़ा दिया। हम लोग सिविल सर्वेंट के क्षेत्र में नैतिकता क्या होनी चाहिए आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट की नैतिकता क्या होनी चाहिए, तो इसका क्षेत्र व्यापक है, आप लोग जितनी चाहें उतनी नैतिकता के भाग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ये मैंने एक दृष्टि प्रदान की है, आप लोग अन्य अन्य क्षेत्रों में भी नैतिकता को अप्लाई करके अपने नज़रिए से नैतिक क्या होना चाहिए, अनैतिक क्या होना चाहिए, आप अपने अंदर विकसित कर सकते हैं, समाज में विकसित कर सकते हैं, रूल लागू कर सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक दृष्टि दे रखी है, आप इसका उपयोग करें अन्य अन्य क्षेत्रों में और नैतिकता का निर्धारण करें, ठीक है। तो ये रहा अपना आज भर का अप्लाइड एथिक्स। कल हम लोग एक नया यानी कि विचारधाराओं के आधार पर जो नीति शास्त्र था उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद नैतिकता के आयाम को ख़त्म करके फिर दूसरे चैप्टर में प्रवेश करेंगे, ठीक है। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।